जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। हम लोगों ने आधुनिक भारत का पहला लेक्चर देखा था जिसे बोले थे प्लास्टिक का युद्ध। हमने उसमें देखा हुआ था किस तरह से हुआ था और प्लास्टिक का युद्ध होने का कारण क्या था और हुआ किस तरह सा, किसके मध्य में हुआ था, कौन लड़ने आया था। हमने एक एक बात को डिटेल से देखा था। उसी तरह से दोस्तों आज उसका सेकंड लेक्चर अर्थात सेकंड पार्ट आज देखने वाले हम लोग बक्सर के युद्ध को। तो इसके पहले हम आपको बताएंगे कि बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था, उसके परिणाम क्या हुए, उससे नुकसान या लाभ क्या हुआ। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, लेकिन वीडियो में लगातार बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहे तो आपका एक एक प्रश्न कभी भी बाहर नहीं जाएगा। इससे आ जाए या 10 वर्ष बाद भी आए तब भी इससे कोई भी प्रश्न बाहर आपसे नहीं पूछा जा सकता। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बक्सर के युद्ध को, लेकिन उसके पहले हम इसे देखना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों था। तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था कि जैसे ही सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बनाया जाता है बंगाल का नवाब। जब बंगाल का नवाब बना दिया जाता है तो ऐसे में उसका सेनापति बनता है मीर कासिम। अब मीर कासिम भी वही प्लान करेगा जो मीर जाफ़र ने किया हुआ है। आपने देखा होगा तो दोस्तों मीर कासिम क्या करने वाला है, मीर कासिम अंग्रेज़ों से बोलता है श्रीमान जी यदि आप हमें बंगाल का नवाब बना देते हैं तो हम आपको चटगांव, मिदनापुर, वर्धमान ये 3 क्षेत्र आपको दे देंगे। दोस्तों इन्हीं क्षेत्रों के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगे। और कहता है कि कर्नाटक के युद्ध में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देंगे और साथ ही साथ सिलहट वाले क्षेत्र से जो भी राजस्व मिलेगा उसका 50% हम आपको देंगे। तो दोस्तों हमने देखा अभी तक अपने किसी भारतीय ने अंग्रेजों को कुछ दिया नहीं था, लेकिन ये बंदा आकर के अंग्रेजों को लालच दे रहा है। अब अंग्रेज करने क्या है तो दोस्तों आप भी जानते हैं वो पैसा कमाने आए हैं। जब पैसा कमाने आए हैं और बिन मांगे पैसा मिल रहा हो, ये 3 क्षेत्र मिल रहे हों, साथ में कर्नाटक युद्ध में उसके युद्ध करने के लिए पैसा मिल रहा हो, और सेकेंड जो सिलहट वाला क्षेत्र था उसका जो भी राजस्व होगा उसका 50% बिना वसूले ही मिल रहा है, तो कौन चाहेगा कि नहीं करेगा। अंग्रेज़ क्या करने आए हैं, पैसा लूटने आए हैं, तो पैसा मिल ही रहा है तो जाहिर सी बात है तुरंत ही मीर जाफ़र को हटाएंगे और मीर कासिम को बिठा देंगे। तो दोस्तों ये 1760 की घटना है, याद रखिएगा 1760 की घटना है जब मीर जाफ़र को हटा करके बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है। जब इसको बना दिया जाता है मीर कासिम को तो उस समय मीर कासिम के अंदर भी वही दहशत कि ऐसा ना हो कोई दूसरा नीचे आकर के हमसे अधिक कुछ पैसा दे दे या कुछ स्थान दे दे अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ हमें हटा करके उसे गद्दी पर बैठा देंगे। तो जाहिर सी बात है, ये वास्तविक बात है कि ऐसा ही होगा यदि ये होशियार नहीं होगा। लेकिन ये मीर कासिम चतुर्बुद्धि का था, चालाक था। उसने पहले से प्लान कर रखा था कि हम इन अंग्रेज़ों को किस तरह से काउंटर करेंगे। तो दोस्तों हम आपको समझाना चाहते हैं यदि आप अपने पड़ोसी को किसी तरह से भी उसे अपने अधीन लाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका दबदबा कब आपके गांव या क्षेत्र पर बनेगा। तो दोस्तों आप भी जानते हैं ये तब बन सकता है जब आपके पास पैसा और जनरल होंगे। पैसा अर्थात सपोर्ट होगा, सेना होगी, तभी हम किसी के ऊपर कब्जा कर पाएंगे या उसको अपने अधीन कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ही किया मीर कासिम ने भी। उसने प्लान किया कि किस तरह से हम पैसा कमाएं और किस तरह से सेना को बढ़ाएं और किस तरह से सेना को तैयार करें, क्योंकि अब कभी मार होगा या फिर झगड़ा होगा या विवाद होगा, उस तरह से हमारी सेना तैयार भी हो कि हम हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों आगे की ओर हम देखते हैं, इसने पैसे के लिए भी प्लान किया और साथ ही साथ में सेना अर्थात लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का भी प्लान किया।
तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं पैसा किस तरह से अरेंज किया। पैसे को अरेंज करने के लिए उसने लगाया खिजरी जमा कर। अब दोस्तों आप भी देख रहे हैं मीर कासिम बंगाल का नवाब बना है, उसने कर लगाया खिजरी जमा कर। लेकिन आपने इसके पहले देखा था प्लासी के युद्ध में कुछ खास लोग थे अंग्रेज़ों के, वो क्या यहाँ पर ये कर जमा करेंगे? तो जाहिर सी बात है उन्हें तो यही लगता है कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का हाथ है ही, तो हम कर काहे को जमा करें। लेकिन मीर कासिम ने क्या किया कि अब आपको अर्थात सीधे तौर पर कहें तो बड़े उदंड किस्म के आदमी थे। कैसे थे? उदंड किस्म के जमींदार हुआ करते थे कि हम तुम्हारी बात को काहे सुने, हम काहे को पैसा दें। जैसे कि एक नाम लिख देते हैं मानिक चंद्र। मानिक चंद्र बड़ा दुष्ट व्यक्ति का दुष्ट बड़ा था, उसने कहा हम पैसा काहे को दें। अब बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम ने कहा नहीं आपको कर तो देना ही पड़ेगा, कर तो देना ही पड़ेगा। अब ऐसे में उसने भी अंग्रेज़ों को पैसा गांव दिया है, पैसा भी दे रहा है और उसका राजस्व भी सिलहट का दे रहा है। तो ऐसे में अंग्रेज भी थोड़ा हाथ समेटे हुए हैं क्योंकि अंग्रेज़ों को पैसा चाहिए, वहाँ के लोगों से कोई प्रेम नहीं था इनको। तो इनको इसने क्या किया, मानिक चंद से बोला कि हमें कर जमा करोगे, हमें यदि जमा नहीं करते हो तो आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन ये अपने में अड़े रहे, कर ना जमा करने का प्रावधान रखे, हम कर नहीं जमा करेंगे। तो ऐसे में मीर कासिम ने मानिक चंद्र को मरवा देते हैं। जब इनको मरवा दिया जाता है तो अन्य जो जमींदार थे उनमें सनसनी मच जाती है और वो अपना टाइमली कर जमा करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मीर कासिम ने किस तरह से पैसे का अरेंज किया। उसके बाद भी एक कर और लगाते हैं जिसे बोलते हैं अवाब कर। ये दो कर लगाते हैं, खिजरी जमा कर, दूसरा अवाब कर। ये दो करों के द्वारा आप देख रहे हैं पैसों का अरेंज कर रहा है मीर कासिम। अब उसके पास पैसा तो हो गया है, अब उसके पास कमी क्या है? सेना की। तो सेना को यदि वो बना लेता है तो वो लोहा लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो सेना के लिए उसने भी एक गठित करी टीम, इसमें बनाया एक गुरगीन खां को लेके आए, गुरगीन खां, और एक को लेके आए तफ़ी खान को, और एक लेके आया समरू को। इन तीन व्यक्तियों को जो अच्छे ज्ञाता हुआ करते थे या अच्छे धनुधारी या अच्छे तलवारबाज, इस तरह से माना जाए तो अच्छे अपने अपने फील्ड के अच्छे ज्ञान, आधुनिक पद्धति के अच्छा ज्ञान था। तो इसके सहयोग से मीर कासिम ने इन तीनों को अपने पास रखा और इनके सहयोग से ही अपनी सेना का आधुनिक पद्धति पर सेना को तैयार किया। जब आधुनिक पद्धति पर सेना को तैयार किया, अब दोस्तों देख रहे हैं मीर कासिम के पास क्या है? पैसा भी हो चुका है, दूसरा सेना भी अच्छी खासी तैयार है, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी सेना से लोहा लेने के लिए तैयार हो चुकी है। अब मीर कासिम अंग्रेज़ों को काउंटर करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं किस तरह से मीर कासिम अंग्रेज़ों को काउंटर करता है। अब देख चुके हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं मीर कासिम ने किस तरह से अंग्रेज़ों को काउंटर किया। अब बंगाल वाले क्षेत्र में आप भी देख रहे होंगे अच्छे से कि अंग्रेज़ बढ़िया सा व्यापार कर रहे होते हैं बिना कर दिए हुए। ऐसे में अंग्रेज़ के पास जब मीर कासिम एक बात पूछने के लिए बोलता है कि श्रीमान जी अब आपको भी कर देना होगा। ये कौन सा कर? वही खिचड़ी जमा कर और अवाब कर आपको भी देना होगा। अब आप हमें बताएंगे ये कब बात अच्छे से, आप भी समझ रहे होंगे। यदि हम जिसे गद्दी पर बिठाए हों क्या वो हमसे पैसा ले सकता है? ले सकता है क्या? अंग्रेज़ों ने ही मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया है, अर्थात बंगाल का नवाब बनाया है। अब वो बोल रहा है कि तुमको भी कर देना होगा। अंग्रेज़ देंगे क्या? देंगे क्या? तो जाहिर सी बात है वो मना करेंगे। लेकिन बोलेंगे तुम कैसे मना करोगे? तो उसने कहा है कि 1717 में फर्रुखसियर, इसके बारे में आप अच्छे जानते होंगे। फर्रुखसियर जो कि एक मुग़ल शासक हुआ करता था, इसको एक बीमारी हो गई थी, मतलब थोड़ा सा था। अब ये इतना परेशान था, उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। एक व्यक्ति था अंग्रेज जिसका नाम था हैमिल्टन। इस व्यक्ति ने आकर के इस फर्रुखसियर की जो बीमारी थी उसे ठीक किया। अब जब ठीक किया तो हैमिल्टन इतना खुश हो गया था, इतना
खुश हो गया था कि अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी कर देता है, अर्थात घोषणा पत्र जारी करके दे देता है और उसमें ये बात कह देता है कि आप बंगाल वाले क्षेत्र में कहीं पर भी बिना कर दिए आप व्यापार कर सकते हो। ये बात इनको मिल चुकी होती है। अब ऐसे में एक प्रश्न पूछाता है कि फरमान किसने दिया था, तो फ़र्रुखसियर ने दिया था। अब ये बात जब इन्हें अच्छे से पता चली तो जाहिर सी बात है वाद विवाद तो तय हैं। जब तय हैं तो जब ये मीर कासिम इनसे पूछता है तो वो यही बात आकर के बता देते हैं कि हमें फ़र्रुखसियर जी का, अर्थात जो मुग़ल शासक हुआ करते हैं, उनका हमें फरमान प्राप्त है यहाँ पर व्यापार मुक्त, अर्थात कर मुक्त व्यापार करने का। लेकिन अंग्रेज़ इतने चतुर हैं कि हद से बाहर। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो उनके पास फरमान था, जो अपने भारतीय व्यापारी हुआ करते थे, उनसे बोले कि तुम काहे को मीर कासिम को 15% टैक्स दो। मतलब ये है यदि आपको व्यापार करना है तो मीर कासिम आपसे लेता है, मुगल जो बंगाल का नवाब है आपसे 15% मान लीजिए टैक्स लेता है व्यापार करने के लिए। तो आप 15% काहे को दोगे, तो हमारे नाम से व्यापार करो ना, हमें आप सिर्फ 8% ही दे देना, 8% दे के व्यापार करो हमारे नाम से, क्या दिक्कत है। अब जाहिर सी बात है अपने भारतीय हैं और उनको 15% से 7% कर देना हो रहा है, मतलब उनके पास में भी 7% की सेविंग हो रही है। तो जाहिर सी बात है वो काहे को अपना नाम कमाएंगे, वो अंग्रेज़ों के थ्रू व्यापार करेंगे। जब अंग्रेज़ों के थ्रू व्यापार करेंगे, अब ये बात मीर कासिम को बहुत बुरी लग रही थी कि आप लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हो, आपको जो घोषणा पत्र मिला है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। ऐसे में क्या कहता है, आपको कर देना होगा। वो अंग्रेज़ तैयार नहीं हो रहे हैं। अब मीर कासिम क्या कहता है, यदि आप कर नहीं दोगे और इनके साथ में ऐसा भी करोगे तो हम भी अपने भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने का आदेश दे देंगे। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि अंग्रेज़ों के साथ में क्या होने वाला है। अंग्रेज़ों की तो पूरी की पूरी कमर ही टूट जाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ ब्रिटेन के क्षेत्र से माल को ले करके जहाज़ों के द्वारा, बेड़ों के द्वारा पैसा खर्च करके यहाँ पर भारत में ला रहे होंगे। उसके बाद वो किस कीमत में बेचेंगे अनुमान लगा सकते हैं आप। और अपना भारतीय जो यही भारत में ही माल उत्पादित कर रहा है और भारतीय क्षेत्र में ही व्यापार कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों का माल कोई भी खरीदेगा नहीं, वो सस्ते में ही बेच लेंगे। तो ऐसे में अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि हमारा तो पूरा का पूरा धंधा ही ध्वस्त हो जाएगा। जब ध्वस्त हो जाएगा आगे की ओर हम लोग देखते हैं। ऐसा ही हुआ। अब देख रहे होंगे आप जो मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच यही एक वास्तविक कारण हुआ करता था, जिसकी वजह से बक्सर की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। इसी वजह से ही अंग्रेज़ मीर कासिम को सडनली हटाने की घोषणा करने के प्रयोग में लग जाते हैं। लेकिन इसी समय एक अंग्रेज़ हुआ करता था जो कुछ खास नहीं रहा है अब, लेकिन पूछा जा सकता है कभी मीर कासिम को वह अंग्रेज़ लगातार इसे 3 युद्धों में हराता है मीर कासिम को। अब मीर कासिम वही हाल है कि खिसियान बिल्ली खम्बा नोचे। अब वहाँ से छूटा जैसे तैसे भागा, वो आया पटना वाले क्षेत्र में, मिला मौका, बढ़िया जितने भी अंग्रेज़ थे उन्हें निपटा दिया। जब निपटा दिया तो अब दोनों ओर ही घोषणा हो चुकी हैं, तलवारें खिंच चुकी हैं। जब खिंच चुकी हैं ऐसे में उन्होंने अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी, कब 1763 के टाइम पीरियड में, किसको, मीर कासिम को हटा दिया जाता है। मीर कासिम को हटा करके फिर से बंगाल का नवाब बनाया जाता है मीर जाफ़र को। अब ये ही कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मीर कासिम युद्ध करने के लिए तैयार हो चुका है। अब बंगाल का नवाब कौन बन चुका है, मीर जाफ़र। तो अब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के पक्ष में, क्योंकि वो तो उसकी हाथ की कठपुतली है। अब मीर कासिम अब लड़ाई लेने के लिए तैयार है। अब उसके पास कोई पद तो नहीं है। अब वह क्या करेगा, तो अपनी और टीम को बड़ा करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों हम लोग दिखाते हैं आपको किस तरह से प्रयास करेगा। एक तरफ स्वयं मीर कासिम, एक तरफ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को उठा लेता है। शुजा-उद-दौला को अपने साथ में लेता है और साथ ही साथ मुगल को भी ले लेता है। दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, आपको बताना होगा कि यहाँ इस समय
1763 के टाइम पीरियड में मुग़ल शासक कौन था। आगे हम लोग देखें, अब ये तीनों लोग मिल करके अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन उधर से कौन है अंग्रेजी सेना की ओर से, तो हेक्टर मुनरो। कौन है? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हेक्टर मुनरो, और ये लोग इधर से 3 हैं। आपको दोस्तों बताना है मुग़ल शासक इस समय कौन है। तो दोस्तों अब इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। जब युद्ध शुरू होता है, हेक्टर मुनरो अकेले ही इन तीनों को पराजित कर देता है। अब देख रहे होंगे दोस्तों, इनका तो पूरा का पूरा काम खत्म हो चुका है। ये कहाँ वाला क्षेत्र है? अवध वाला क्षेत्र है, और ये मुग़ल शासक दिल्ली वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब जब ये युद्ध हार गए हैं तो ऐसे में अब हेक्टर मुनरो ने हराया है, अब इनके बीच में क्या होगी? संधि होगी। क्या होगी? संधि। तो उसके बारे में भी हम लोग आपको अच्छे से बताते हैं। दोस्तों अभी जैसे कि हमने बात किया हुआ था, एक तरफ कौन थे? मीर कासिम, एक तरफ उनके साथ में शुजाउद्दौला, और इनके साथ में हुआ कहते थे मुग़ल शासक इसे बोलते हैं शाह आलम। अब एक तरफ लगा है कौन? हेक्टर मुनरो। अब इन दोनों के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं। यह घटना हो जाती है गंगा नदी वाले तट पर। यह होती है 22 अक्टूबर 1764 को। तो दोस्तों इस डेट को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 1764 में 22 अक्टूबर को हुई है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? बक्सर का युद्ध, जिसके बारे में हम लोग आज देख रहे थे। तो दोस्तों देखा हमने किस तरह से युद्ध हुआ है। अब जब युद्ध हुआ है तो हेक्टर मुनरो ने क्या किया? इन तीनों को पराजित कर दिया है। अब पराजित करने के बाद क्या किया इसने? अब बुलवाते हैं किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। किसको बुलाया जाता है? क्लाइव को। किस लिए? संधि करने के लिए। संधि कैसी होती है? वो इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि। जब संधि होती है तो सबसे पहले मुग़ल शासक अर्थात शाह आलम से करते हैं। उस समय ये कहा जाता है, डेट को याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 में ये बात कहा जाता है। अब क्लाइव के बीच और हेक्टर मुनरो अर्थात अंग्रेजी सेना के बीच में एक भ्रम पैदा हो गया कि अब हमने शाह आलम को हरा दिया है, अर्थात इनको पराजित कर दिया है, अब जैसा चाहे हम करेंगे। लेकिन समस्या ये बनी हुई है कि शाह आलम जी को रखा कहाँ जाए। यदि हम दिल्ली में रखेंगे तो समस्या पैदा, क्योंकि मराठा बोलेंगे ये हमारा शासक है, तो वहाँ पर जाकर के अपना कब्जा शुरू कर देंगे। अब ये समस्या आई, यदि हम इसे अवध में रखेंगे तो मराठे लोग वहाँ तक दौड़ते हुए अर्थात भागते हुए चले आएंगे कि हमारा मालिक है, हम उसके लोग हैं, और वो वहाँ तक आक्रमण करते हुए ये हमारा क्षेत्र है क्योंकि मुग़ल शासक हमारा है, युद्ध करते हुए वहाँ तक आ जाएंगे। तो ऐसे में सनसनी इनके पास बनी हुई थी। तो इन्होंने क्या सलाह कर दी, ना तो दिल्ली में रखेंगे ना ही इन्हें अवध में रखेंगे। रखा कहाँ गया? इन्हें इलाहाबाद में रखा गया। कहाँ रखा गया? इलाहाबाद में। दोस्तों इलाहाबाद के किले में इनको रख दिया गया और ये बात कही गई, क्या कहा गया? इन्हें कड़ा और मानिकपुर, कड़ा और मानिकपुर वाला क्षेत्र दिया जाएगा। यदि यहाँ की आप हमें दीवानी देते हैं तो हम आपको 26 लाख रुपया देंगे। दोस्तों देख रहे हैं ये दोनों क्षेत्र दिए गए किनको? शाह आलम को। लेकिन ये बात भी कही गई, हम इन क्षेत्रों का यदि आप हमें देते हैं तो इसके एवज में हम आपको वार्षिक रूप से 26 लाख रुपए देंगे। वहाँ का राजस्व मतलब पूरी की पूरी कार्यभार हमारे पास ही होगी, सिर्फ आपके पास नाम होगा कि आप यहाँ के अधिपति हैं, आपको सिर्फ 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के रूप में मान लो मिल रहा है। अब देख रहे हैं, अब ये कड़ा और मानिकपुर लिया गया है, इनको मिल रहा है तो किसी न किसी से लिया भी गया होगा। तो लिया गया है ना दोस्तों, ये लिया गया है शुजाउद्दौला से कहा गया है कि साला तुम्हारी वजह से झगड़ा हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? साला तुमको करना होगा। इसलिए बोलते हैं कि कड़ा
और मानिकपुर तुम हमें दो, क्योंकि यह कड़ा और मानिकपुर हमें देना किसको है? शाह आलम जी को देना है, शाह आलम जी को देना है। और क्या कहा? साला झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है, साला झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम्हें पैसा भी देना होगा। कितना लिया उससे? 50 लाख रुपए। और भी एक बात कह दी, वो बात क्या थी कि अब तुम्हारे दरबार में एक अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी रहेगी, अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी रहेगी, लेकिन इनका खर्चा तुमको देना होगा। दोस्तों, आप पहली बार झलक देख रहे होंगे, अच्छे से झलक दिखी होगी किसकी? सहायक संधि की, जो वेलेजली 1798 अर्थात 1798 में लेकर के आता है, सहायक संधि के बारे में बात करता है। यहाँ पर दिख रहा होगा सहायक संधि किस तरह से चलती है, किस तरह से लागू हुई है। इसके पहले भी एक डुप्ले नाम का व्यक्ति आता है जो डच हुआ करता था, उसने सहायक संधि को अच्छे से शुरुआत करी थी, उसका थोड़ा सा आगे बढ़ाया, लेकिन पूर्णतया वेलेजली ही लगा देता है। तो हम लोग देख रहे हैं व्यक्ति किसके? अंग्रेजों के। खर्चा इनको कौन देगा? तो अपने भारतीय देंगे। मतलब इनके ऊपर चलते चलते ही इनकी भी कमर तोड़ दी। अब साथ ही साथ में अभी तक हमने देखा बंगाल का नवाब बना हुआ था मीर जाफ़र का देहांत हो जाता है, उसकी जगह पर उसका पुत्र नजमुद्दौला बन जाता है। नजमुद्दौला, जब नजमुद्दौला बन जाता है तब इसे बंगाल का नवाब बना देते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं इन्हीं के बारे में कभी कभी घुमा के उलट पुलट कर प्रश्न पूछ लेता है। जब यहाँ का ऐसे नजमुद्दौला को यहाँ का अधिपति बनाते हैं, साथ ही साथ में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर अपने व्यक्तियों को बिठाते हैं। जैसे कि बंगाल के बारे में बात करें तो सीतापराव को बिठाते हैं, इसको मोहम्मद रजा को बिठाते हैं। इसी तरह से हर व्यक्तियों को अपने अपने, यहाँ पर तीनों व्यक्तियों को अंग्रेज अपने अपने आदमियों को बिठाते हैं। जब बिठा देते हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर एक ये नजमुद्दौला। जब ये नजमुद्दौला एक अधिपति है और उनके नीचे ये काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द्वैध शासन। यहाँ पर पहली बार झलक आपको दिख रही होगी द्वैध शासन। एरिया एक है लेकिन शासन करने वाले 2 हैं। एक तो ये छोटे वाले जिसे उप निजामियत मिली हुई है, और एक ये बने हुए हैं नजमुद्दौला। अब इनके खास बने हुए हैं अंग्रेज। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों के अलावा भी ये बैठा हुआ है और उसके ऊपर बने हुए अंग्रेज, तो इनके अलावा भी बैठा हुआ है। यहाँ पर आपको पहली बार दिखा होगा द्वैध शासन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको इनके भी नाम देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, वो भी हम आपको बोल दिया जाएगा या फिर अगले लेक्चर में बता देंगे। आशा करते हैं यदि आपको पता हो तो लेक्चर के नीचे अथवा कमेंट बॉक्स में इनके नाम भी आप मेंशन कर देंगे। हमने आपको 2 प्रश्न दिए हैं, एक तो यहाँ पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा के बारे में फिर भी हम बोल भी चुके हैं इसी लेक्चर में। यदि आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके नाम भी मिल जाएंगे। और अगला एक दिया हुआ था जो हमने कहा था मुग़ल शासक एक था जो कि बक्सर के युद्ध में भी पार्टिसिपेट करता है, तो मुग़ल शासक कौन था उसके नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। दोस्तों, यदि लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ या अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।